हरी आप जल्दी से बता दें ताकि हम लोग ना स्टार्ट करें नेक्स्ट। ओके। अच्छा, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the provincial assembly at the expiration of that period ceases to a minister and shall not before the dissolution of that assembly be again appointed as a minister। अब एक मिनिस्टर जो है, ठीक है, हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजेक्टिव मंथ्स, कि वो 6 कंजेक्टिव मंथ से प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर नहीं है, ठीक है, या प्रोविंशियल असेंबली से गैर हाजिर है, तो क्या होगा? फिर वो एज अ मिनिस्टर के तौर पर आके वो उसकी मिनिस्ट्री को सीज कर दिया जाएगा। और एंड शैल नॉट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ दैट असेंबली बी अगेन अपॉइंटेड। अब अगर ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो जब तक न्यू असेंबली नहीं आती वो अगेन मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब उस असेंबली का मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकता फिर, अगर वो 6 कंजेक्टिव मंथ्स के लिए उसका मेंबर नहीं है या वहां नहीं आया प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। फिर है द सीएम शैल नॉट अपॉइंट मोर देन 5 एडवाइजर्स। एक जो सीएम है वो सिर्फ कितने एडवाइजर्स को अपॉइंट कर सकता है? 5 एडवाइजर्स को अपॉइंट कर सकता है, बस। फिर आर्टिकल नंबर 131 है। आर्टिकल नंबर 131 डील करता है कि गवर्नर टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। अब के गवर्नर को इन्फॉर्म रखना, जैसे हमने वो प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ही यही है कि चीफ मिनिस्टर अब क्या करेगा। अब सीएम जो है, सीएम शैल कीप द गवर्नर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, जितने भी कोई भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिंग मैटर्स हैं या कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं, तो वो प्रोविंशियल असेंबली के सामने रखने से पहले सीएम क्या करेगा? पहले गवर्नर को इन्फॉर्म करेगा। फिर आर्टिकल नंबर 132 डील करता है प्रोविंशियल मिनिस्टर्स से। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नर, जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि प्रोविंशियल असेंबली के अंदर एक तो सीएम होता है और दूसरे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं। तो अब उन प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। गवर्नर शैल अपॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। वो किस में से होंगे? जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होंगे ना, जो एमपीए वगैरह हैं, उसी में से ही प्रोविंशियल मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। सीएम की किसकी एडवाइस पर? सीएम की एडवाइस पर, क्योंकि वो उसका हेड है। अब जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो किसके सामने हलफ लेंगे? वो भी बिफोर द गवर्नर ओथ, ठीक है, वो भी किसके सामने हलफ लेंगे? गवर्नर के सामने हलफ लेंगे। सीएम ने भी गवर्नर के सामने हलफ लिया था, अब प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी गवर्नर के सामने हलफ लेंगे। अब अगर उसने अपना ऑफिस रिजाइन करना है तो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी अपना रेजिग्नेशन किसको जमा करवाएंगे? गवर्नर को जमा करवाएंगे। और सीएम के एडवाइस पर जो गवर्नर है वो उसको रिमूव भी कर सकता है ऑफिस से। ठीक हो गया। उसके बाद है कि गवर्नर में आर्टिकल नंबर 133 डील करता है चीफ मिनिस्टर्स कंटिन्यूइंग इन ऑफिस। ठीक है, कि एक जो सीएम है वो कब तक अपने ऑफिस में रह सकता है। तो द गवर्नर में आस्क द सीएम टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन द ऑफिस ऑफ सीएम। अब अगर कोई नया, जब तक कोई नया सीएम नहीं आ जाता तब तक गवर्नर जो है वो सीएम को कह सकता है कि वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। अब यहां तक ये वाले आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 140 इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंस। अब हर सूबे का एक एडवोकेट जनरल भी होता है। द गवर्नर ऑफ ईच प्रोविंस। अब हर सूबे का जो गवर्नर होगा वो एक पर्सन अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा? होगा एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंस। अब उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसके लिए क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि अपॉइंट अ पर्सन बीइंग अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। कि वो इतना क्वालिफाइड हो कि वो हाई कोर्ट का जज लग सकता हो। ठीक है, अगर वो इतना क्वालिफाइड है कि वो हाई कोर्ट का जज लग सकता है तो फिर गवर्नर उसको एज अ एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, गवर्नर ये काम करेगा। अब क्लॉज नंबर 2 में देखना है कि एडवोकेट जनरल की ड्यूटी क्या है। अब एडवोकेट जनरल की ड्यूटी है कि टू गिव एडवाइस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट
अब ये सिर्फ लीगल मैटर्स, क्योंकि एडवोकेट है तो ये सिर्फ लीगल मैटर्स के ऊपर ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर एज मे बी रेफर्ड एंड असाइन टू हिम बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे जो भी असाइन करेगी लीगल मैटर्स, ठीक है, जितनी भी लीगल ड्यूटीज वो ये सारी चीजें परफॉर्म करेगा। अब जितना गवर्नर चाहे वो उतनी देर तक अपने होल्ड करके रख सकता है ऑफिस को। फिर क्लॉज नंबर 4 है द एडवोकेट जनरल बाय राइटिंग। अब एडवोकेट जनरल देखें, इसको किसने अपॉइंट किया था? गवर्नर ने अपॉइंट किया था। तो ये अपना रेजिग्नेशन भी अब किसको देगा? गवर्नर को देगा। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ आ रही होगी। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 140 ए। आर्टिकल नंबर जो 140 ए है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये जो डील करता है ये लोकल गवर्नमेंट के साथ डील करता है। ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है? जैसे अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस होंगे ताकि जो आम आवाम है उसकी बात आगे तक ऊपर तक पहुंच सके। तो ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ इस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगी जिसके अंदर ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मतलब वो होंगे, एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो इसके इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के वो कौन हेल्ड करेगा? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेल्ड करेगा। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 140 हो गया, 140 ए भी हो गया। उसके बाद है आपके पास आर्टिकल नंबर 153। ठीक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये 153 जो आर्टिकल है। मेरी स्पीड ज़्यादा है, अगर मैं स्पीड ज़्यादा ना करूँगी तो फिर आप लोग कैसे पढ़ेंगे? और अभी तो हमने काफ़ी सारा पढ़ना है तो इसको आज कंप्लीट करना है। फिर आपकी अगर कोई चीज़ अंदर से स्किप हो रही है, आपको जल्दी में नहीं भी पता चल रही है, इतनी भी मेरी वैसे स्पीड ज़्यादा नहीं है, पहले से तो कम है। तो आप इसको फिर बाद में रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए पहले ही हाईलाइट करके रखे हुए हैं। ये जो 53 आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 153 है वो किस चीज के साथ डील करता है? वो डील करता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान अगर कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के वफाकी हुकूमत, ठीक है, और प्रोविंस सूबाई हुकूमत के दरमियान जितने भी कोई डिस्प्यूट है या कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज हैं तो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो कह रहे हैं कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसको आप क्या रेफर कर रहे हैं? एज अ काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन इसका अपॉइंटमेंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब काउंसिल के अंदर कौन कौन होगा? काउंसिल के अंदर एक तो प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैब्लिश की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और ये पीएम की एडवाइस पे करता है। तो इस काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? पीएम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इसका क्या होगा? चेयरमैन होगा काउंसिल का। इसके अंदर और कौन से मेंबर्स होंगे? द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस। अब जो भी चारों सूबे हैं उनके जो सीएम होंगे वो इनके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा एडिशनली 3 मेंबर्स होंगे फेडरल गवर्नमेंट से जिसको नॉमिनेट करेंगे आप पीएम। ठीक है। इसके बाद अब कितने मेंबर्स बन गए? ये एक प्राइम मिनिस्टर, 4 ये, ठीक है, 4 और एक 5 और ये 3 8, मतलब टोटल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में टोटल कितने मेंबर्स हुए? टोटल 8 मेंबर्स। ठीक है, टोटल 8 मेंबर्स। एक तो पीएम ही है, ठीक है, जो उनका चेयरमैन है, चारों सूबों के सीएम हैं और फेडरल गवर्नमेंट से 3 मेंबर्स हैं जिन्हें पीएम नॉमिनेट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद है काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, द काउंसिल शैल बी रिस्पॉन्सिबल
टू मजलिस शोरा एंड शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शोरा। ठीक है, इसने एनुअल रिपोर्ट दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों को जमा करवानी होती है। फिर उसके बाद आपके पास आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 156। आर्टिकल नंबर 156 जो है ये डील करता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के साथ। ठीक है, ये भी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इसको ये डील करती है। अब ये भी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, इसको भी प्रेसिडेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूट करना है अंडर आर्टिकल 156। अब इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं टोटल 13 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर टोटल 13 मेंबर्स हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर जो कि उसका क्या, इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। द सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स होंगे चारों सूबों के। एंड वन मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस। ठीक है, और एक वो मेंबर होगा फ्रॉम ईच प्रोविंस जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, उसे सीएम नॉमिनेट करेगा। एंड फोर अदर मेंबर्स, और चार दूसरे मेंबर्स होंगे एज द प्राइम मिनिस्टर में नॉमिनेट, जिन्हें टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करेगा। तो ये टोटल 13 मेंबर्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास आर्टिकल इम्पोर्ट, अच्छा फिर यहाँ पे देखें ये भी है थोड़ा सा। द मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी समन्ड बाय द चेयरमैन। अब जो मीटिंग होगी इस काउंसिल की, वो कौन समन करेगा, वो चेयरमैन सबमिट करेगा, और ऑन अ रिक्वेजिशन मेड बाय वन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। The council shall meet at least twice in a year and a quorum for a meeting shall be one half of its total। मतलब इस काउंसिल की मीटिंग के लिए जो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं, जो इसकी टोटल मेंबरशिप है ना उसका वन हाफ। ठीक है, वन हाफ मेंबर इसकी टोटल मेंबरशिप के लिए रिक्वायर्ड है इसकी मीटिंग के लिए। उसके बाद जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है आर्टिकल नंबर 160। ठीक है, ये जो है ये है नेशनल फाइनेंस कमीशन। जो आर्टिकल नंबर 160 है ये डील करता है नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ। ये जो ये क्या करती है, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है ना, ये डिटरमाइन करती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे ये डील करती है नेशनल फाइनेंस कमीशन। अब ये अंडर आर्टिकल 160 बताता है हमें, विद इन द 6 months ऑफ द कमेंसिंग डे एंड देयर बाय नॉट एक्सीडिंग 5 years द प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, हर 5 साल बाद मतलब एक नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाएगा टू रिकमेंड हाउ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस, फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एंड द मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे इसके अंदर। एंड सच अदर पर्सन्स एज मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और मेंबर्स भी हो सकते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। बस ये आर्टिकल नंबर 160 आपने इतना ही करना है। उसके बाद जो आपके पास आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 175। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पार्ट नंबर 7। ये हमने सारा देखना है क्योंकि ये कोर्ट्स के बारे में है। इतना ज़्यादा तो नहीं देखना, लेकिन मतलब इसको हमने थोड़ा सा, इसके सारे आर्टिकल्स करने हैं।
क्योंकि ये जुडिकेचर, इसमें हमारा पार्ट 7 जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके पास। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास जुडिकेचर द कोर्ट्स। तो हमारे मुल्क में मतलब कोर्ट्स हैं, अब चैप्टर 1 इसका डील करता है द कोर्ट्स। अब सबसे जो बड़ी कोर्ट है मतलब वो आपके पास कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद फिर आ जाती है हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद फिर आगे डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट है, और फिर फर्दर आगे उसकी डिवीजन होती है, वो आगे हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 175 है, ये हमारा हर कोर्ट जो है ना वो आर्टिकल नंबर 175 पहले देख। आर्टिकल नंबर 175 डील करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो वो कह रहे हैं देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस, हर सूबे के लिए क्या होगी, हाई कोर्ट होगी। और एंड अ हाई कोर्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए भी हाई कोर्ट होगी। एंड सच अदर कोर्ट्स एज मे बी स्टैब्लिश बाय लॉ, और भी कोर्ट्स हो सकती हैं जिन्हें लॉ इस्टेब्लिश करे। क्लॉज नंबर 2 है कि नो कोर्ट शैल हैव एनी jurisdiction सेव एज इज और मे बी कन्फर्म्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय। इसका क्या मतलब है कि हर कोर्ट जो है ना वो अपनी jurisdiction में रहते हुए काम करेगी। ठीक है, जज आगे है द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जेक्टिव विद इन द 14 years फ्रॉम द कमेंसिंग डे। मतलब 14 साल में एग्जेक्टिव से अलग कर दिया जाएगा जुडिशरी को, आजाद अदलिया को। फ्रॉम द कमेंसिंग डे मतलब जब पाकिस्तान बना, मतलब तब की बात हो रही है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 175 ए है। आर्टिकल नंबर 175 ए क्या कहता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट। कि इनके जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है। अब वैसे तो इनका काफी ज्यादा आगे डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन हमने इतना नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक जुडिशल कमीशन होता है। देयर शैल बी आ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जुडिशल कमीशन होता है। इन दिस आर्टिकल रेफर टू एज अ कमीशन, जो इसमें हम कमीशन कह रहे हैं, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, और इनकी परफॉर्मेंस की इवेलुएशन के लिए एक जुडिशल कमीशन होता है। वो फिर इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह करता है। बस आपने इतना याद रखना है, क्योंकि हमने इसको इतना डिटेल में नहीं देखना कि किस तरह इसमें ये सारा बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। और ये चीज़ें हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि जुडिशल कमीशन है जिसे इस आर्टिकल में कमीशन कहा गया है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये डील करता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आर्टिकल नंबर 176 जो है ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, द सुप्रीम सॉरी द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा जिसे कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एंड सो मैनी अदर जजेस। ठीक है, और भी जजेस होंगे जिन्हें कौन मतलब और भी जजेस होंगे जिन्हें कौन फिक्स करेगा, प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 177 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस किस तरह होगी, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175 ए। ठीक है, ये बस आपने याद रखना है कि 175 ए के अकॉर्डिंग जो होगी, जैसे जुडिशल कमीशन होगा जो कि इसकी अपॉइंटमेंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। मतलब इसकी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल नंबर 175 ए। फिर उसके बाद है सदर करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये जो चीफ जस्टिस होता है ये उनकी तकर्री सदर ही करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 ए। क्लॉज नंबर 2 है इसकी, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब कब तक वो जज नहीं लग सकता सुप्रीम कोर्ट का, जब तक वो अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जस्ट 1 मिनट।
जी स्टूडेंट्स, उसके बाद मतलब जब तक नहीं वो जज लग सकता सुप्रीम कोर्ट का, अनलेस ही इज आ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि वो, कोई वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? कि अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है तब भी वो जज नहीं लग सकता। हैज फॉर, ठीक है, फिर है हैज फॉर अ पीरियड ऑफ द पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 5 years बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कि कम से कम वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, कम से कम वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो। हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 15 years बीइंग एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड इज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब मतलब वो एक और कंडीशन भी लगा रहे हैं कि कम कम से कम 15 साल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एडवोकेट रहे। अब इन्होंने तीन कंडीशन लगा दी, कि एक तो वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, दूसरा वो हाई कोर्ट का 5 साल से जज हो। ठीक है, मतलब कम से कम वो हाई कोर्ट का 5 साल जज रहा हो, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कम से कम वो 15 साल तक एडवोकेट रहा हो। ठीक है, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 178 में वो बता रहे हैं कि ओथ ऑफ ऑफिस। अब ये अपना हलफ किसके सामने लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे, ये किसके सामने लेंगे? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो ये जो हलफ लेंगे ना, ये वो भी प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। एंड एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अब ये तो चीफ जस्टिस की बात हो रही है कि ये प्रेसिडेंट के सामने हलफ लेगा, लेकिन जो अदर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के सामने हलफ लेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद रिटायरिंग एज देखें, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 179 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज कितनी होगी, तो वो होती है 65 years। ठीक है, 65 years होती है इनके रिटायरिंग एज। फिर आर्टिकल नंबर 150 बताता है कि एट एनी टाइम, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट खाली है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एब्सेंट है, या किसी भी वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर ऑफ अदर जजेस। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं उनमें से जो मोस्ट सीनियर होगा ना, उसे एक दफा के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा, जिसे एक्टिव चीफ जस्टिस कहते हैं। बस इसके यही आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 177। अच्छा, 2 मिनट। फिर ये वाली चीज आपने नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद या वो कह सकते हैं कि वो अपॉइंट कर सकता है जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब वो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि या तो वो अ, मतलब मोस्ट सीनियर हो, या फिर अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट हु इज क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि उसने, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का, यही वाली फाइल सेंड करूंगी आप लोगों के लिए ही कंपाइल की है। अब इस जो क्लॉज में वो कह रहे हैं ना, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज एज अ टेम्पोरेरली लग सकता है। लेकिन जज से मुराद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आगे, कि जज हाई कोर्ट का मतलब है इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज रिटायर्ड, जो पहले एज अ हाई कोर्ट का जज रिटायर हो चुका है, वो भी एज अ टेम्पोरेरली एक्ट कर सकता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो हमने आर्टिकल करना है वो है आर्टिकल नंबर 184। ठीक है, आर्टिकल नंबर 184 ओरिजिनल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 184 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो इसकी सो मोटो पावर को बयान करती है। द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट। अब किसी, वो कह रहे हैं बाकी तमाम कोर्ट्स को निकाल दें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैव ओरिजिनल jurisdiction इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी टू और मोर गवर्नमेंट्स। मतलब बाकी तमाम अदालतों को छोड़कर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल jurisdiction है कि वो गवर्नमेंट के दरमियान झगड़े को सॉल्व कर सके। ठीक है, यही फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो झगड़े को सॉल्व कर सके, ये सिर्फ जो ओनली ओरिजिनल jurisdiction किसको हासिल है? सुप्रीम कोर्ट को। इसको इसकी सो मोटा पावर भी कहते हैं।
इसका मतलब क्या है? इसमें वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब क्लॉज नंबर 3 में वो बता रहे हैं कि विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 199 that a question of public importance with reference to enforcement of any fundamental rights have the power to make any order of the nature mentioned in the said article। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो पावर है, मतलब ये अज खुद नोटिस जिसे कहते हैं, ये नोटिस वो कब लेती है, जब किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी फंडामेंटल राइट्स की, चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 2 यही है ना, कि अगर किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो ये आज खुद नोटिस ले सकती है, ये सो मोटो पावर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। ओके, उसके बाद हमने जो आर्टिकल आगे हमने करना है इसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इसका डील करता है, वो डील करता है हाई कोर्ट्स के साथ। ये वाक्य आपने सारा नहीं करना। चैप्टर 3 इसका डील करता है द हाई कोर्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल नंबर 192 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो होगा वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है, और अदर जजेस होंगे। इसी तरह हाई कोर्ट में भी शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का भी ये प्रोविंसेस लेवल पे होती है ना, तो ये क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा एंड सो मैनी अदर जजेस, ठीक है, और जजेस भी होंगे। डॉट, और उनको कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। वही सेम बात जो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ी थी। फिर सिंध एंड बलोचिस्तान हाई कोर्ट शेल सीज टू फंक्शन एज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द प्रोविंसेस ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध। मतलब पहले ये सिंध और बलोचिस्तान में बनी, फिर अब लाहौर बेंच, फिर मुल्तान बेंच, ठीक है। और ये इस क्लॉज नंबर 3 में भी वो यही बता रहे हैं, बस ये आप ऊपर वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। फिर आर्टिकल नंबर 193 किस चीज के साथ डील कर रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अब ये सेम वैसे ही होगा जो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ा था, कि कौन अपॉइंट करेगा इसको, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ा। और अब इसके लिए देखें, अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब कम से कम हाई कोर्ट के जज लगने के लिए क्या जरूरी है कि एक तो वो सिटीजन हो पाकिस्तान के लिए, और हाई कोर्ट के जज के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड है? 40 ईयर्स, ठीक है, कम से कम उसकी उम्र कितनी हो? 40 साल हो, तब जाकर वो हाई कोर्ट का जज लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या तो फिर वो क्या हो, ही हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, या तो वो हाई कोर्ट का 10 साल तक जो है वो एडवोकेट रहा हो, तब वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। एंड हैज अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन पाकिस्तान, के अगर उसने तकरीबन कोई जुडिशियल ऑफिस भी कोई होल्ड किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें भी उसको 10 साल का अरसा हो गया हो। अब ये सेम वैसे ही ये है कि और हलफ किसके सामने लेंगे ये, तो जो चीफ जस्टिस है ना हाई कोर्ट का, ये हलफ लेगा गवर्नर के सामने। मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने किसके सामने हलफ लिया था? अभी पीछे पढ़ा है ना आपने, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था उसने किसके सामने हलफ लिया था? मैम प्रेसिडेंट। हाँ जी, प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, और जो उसके अदर जजेस थे उन्होंने फिर चीफ जस्टिस के सामने हलफ लिया था। और जो हाई कोर्ट है अब ये प्रोविंसेस लेवल पे है ना, तो बस आपने ये रखना है कि प्रोविंसेस के बाद गवर्नर में अथॉरिटी होती है। तो ये फिर क्या करेंगे, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे ये गवर्नर के सामने हलफ लेंगे, और जो इसके बाकी जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस के सामने हलफ लेंगे। वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे, वहां पे प्रेसिडेंट था, यहाँ पे गवर्नर आ गया। उसके बाद है कि चीफ, इसमें एक आपके पास है कि जो चीफ जस्टिस होगा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट के सामने हलफ लेगा, ठीक है। और अदर जजेस जो इस कोर्ट के होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हलफ लेंगे। अब इसमें यह है कि क्योंकि वो फेडरल टेरिटरी है इस्लामाबाद, तो वो प्रेसिडेंट के सामने, इसका जो चीफ जस्टिस होगा वो प्रेसिडेंट के सामने हलफ लेगा। अब इसके लिए रिटायरिंग एज कितनी है? जज ऑफ हाई कोर्ट, इसकी रिटायरिंग एज कितनी है? 62 ईयर्स। कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज क्या थी?
जल्दी से बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज क्या थी? 65, ठीक है। और हाई कोर्ट, अब ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपका एमसीक्यूज मटेरियल है। तो अब इसके जो जजेस का कितनी एज होगी? 62। ठीक हो गया। बाकी हमने आर्टिकल्स ये वाले नहीं करने, आगे हमने ये भी नहीं करना। आगे जो हमारे पास आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 230। उसके बाद 232। नहीं, हाँ जी, 203 डील करेंगे। अभी हमने फेडरल शरीयत कोर्ट को नहीं पढ़ा, ठीक है। 203 यहाँ पे, ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट। इसको अब हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 203 सी के अंदर, ये आपने याद रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 203 सी है ये डील करता है फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ। अब ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, सबसे पहले हम देखेंगे कि देयर शैल बी अ देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर अ कोर्ट, ठीक है, एक कोर्ट बनाएगी जिसका नाम क्या था? फेडरल शरीयत कोर्ट। अब इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मुस्लिम मेंबर, मुस्लिम जजेस, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 8 मुस्लिम जजेस होंगे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। मतलब इसके अंदर क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175 है। अब ये हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही बात पढ़ी कि चीफ जस्टिस को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175 है। यही बात हमने हाई कोर्ट के अंदर पढ़ी और यही बात अब हमने फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर पढ़ी है। अब जितने बाकी जजेस होंगे, ठीक है, उन्हें भी कौन अपॉइंट करेगा? द चीफ जस्टिस शैल बी अ पर्सन हैज बीन और इज क्वालिफाइड। अच्छा, बाकी जो जजेस होंगे ना, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट करेगा। अब उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो चीफ जस्टिस है उसकी क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो हु इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या लग सकता हो, ठीक है, करंट या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हो, या फिर वो ओ ही हो इज और हैज बीन अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का पहले परमानेंट हाई कोर्ट जज रह चुका हो या अभी भी है, ठीक है, वो भी लग सकता है। और अ जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो तब जाकर वो फेडरल शरीयत कोर्ट का जज लग सकता है। ऑफ द जजेस, मैक्सिमम मतलब वो कह रहे हैं जो अदर जजेस होंगे ना वो 4 होंगे, नॉट मोर देन 4, ठीक है। अदर जजेस कितने होंगे? 4। शैल बी पर्सन्स और हैज बीन इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब वो भी इतना हो कि वो हाई कोर्ट के जज लग सकते हैं, ठीक है, या हो या फिर लग सकते हो। एंड नॉट मोर देन 3। अब 4 तो वो पर्सन हो गए, 4 उन्होंने कहा, 4 एडिशनल जजेस हो गए। और 3 वो कह रहे हैं वो क्या होंगे? उल्मा होंगे उनके अंदर। 4 और 3 7 हो गए, और एक इसका चीफ जस्टिस हो गया। कितने हो गए टोटल? 8 मेंबर्स हो गए। तो इसके टोटल 8 जजेस होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उल्मा हो हैविंग एट लीस्ट 15 years एक्सपीरियंस इन इस्लामिक लॉ रिसर्च और इंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो 3 उल्मा ऐड करेंगे ना, उनकी तक कम से कम उनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो इस्लामिक लॉ रिसर्च और टीचिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके टोटल 8 जजेस हो गए फेडरल शरीयत कोर्ट के। अब इन्हें जो चीफ जस्टिस और जो जज हैं, इन्हें कितने पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है? 3 साल, ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं, इनकी जो टर्म होती है वो 3 साल होती है। और फिर प्रेसिडेंट इसको दोबारा रीअपॉइंट कर सकता है। फिर उसके बाद बस यही, इसके बारे में सिर्फ आपने इतना ही करना है। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 209।
बस थोड़े से रह गए हैं आपके, ये अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। आज हमने ये कंप्लीट करने हैं क्योंकि हमारे पास 5 से 6 आर्टिकल्स रह गए हैं, बाकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 209। ठीक है। 209 हमें क्या बताता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में। अब देयर शैल बी अ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं जो होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगा, जो होगा पाकिस्तान का, उसको एज अ रेफर किया जा रहा है काउंसिल। और इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर होगा एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। टू नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो इसके चीफ जस्टिस के बाद जो दो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके मेंबर्स होंगे। और टू मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, और जो दो सीनियर चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो इसके मेंबर्स होंगे। तो देखिए ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 5। फिर उसके बाद अ जज ऑफ द, अच्छा ये जो आर्टिकल नंबर 209 है, ये रिमूवल प्रोसेस है जजेस का। ठीक है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इसके 5 मेंबर्स हैं। और उसके बाद अब देखें, इसमें क्लॉज नंबर 5 है कि इफ फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स और द रिपोर्ट फ्रॉम द कमीशन अंडर क्लास 19 ऑफ द आर्टिकल, द काउंसिल और द प्रेसिडेंट दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर मतलब कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन है या रिपोर्ट के सोर्स से पता चला है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का मे बी इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब भी उसे कोई फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटी हो गई है, मेंटल इलनेस हो गई है और उसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, या मे बी इनएफिशिएंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, और वो इनएफिशिएंट है या उसने कोई भी मिसकंडक्ट किया है, तो फिर क्या करेगी काउंसिल, क्या करेगी जो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये क्या करेगी, या तो खुद या फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द कमीशन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे ये इंक्वायरी को इनिशिएट करेगी, ठीक है, इंक्वायरी इनटू द मैटर। फिर उसके बाद होगा कि इफ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, अब उस मैटर पे इंक्वायरी हो चुकी है विदाउट अननेसेसरी डिले, अब किसी भी डिले, फर्दर डिले से, एंड इन द विद इन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर, द काउंसिल रिपोर्ट्स द प्रेसिडेंट, मतलब काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी। द जज, और उसमें बताएगी कि जो जज है वो इनकेपेबल है परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, और या उसने कोई मिसकंडक्ट किया है या उसको ऑफिस से रिमूव करना चाहिए, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, उस ऑफिस, मतलब ऑफिस से जज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। A judge of the Supreme Court or of High Court shall not be removed from the office except as provided by this article। वो कह रहे हैं जो कुछ भी इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है उसके बगैर आप जो है वो जजेस को इस प्रोसेस के बगैर आप उन्हें नहीं हटा सकते उनके ऑफिस से। ठीक हो गया? तो यहाँ तक ये हमारा आर्टिकल नंबर 209 भी कंप्लीट हुआ, ये रिमूवल प्रोसेस है जजेस का। उसके बाद जो आपके पास आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बस हमारे पास अब थोड़े से रह गए हैं जो हमने इसको कंप्लीट करना है। तो आर्टिकल नंबर 228 देखना है अब हमने। मीटिंग भी एंड होने वाली है, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। बस 5-6 आर्टिकल्स हैं, इनको कंप्लीट करके आपकी क्लास एंड हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 228, मैं सिर्फ आपको वही प्रोवाइड करूंगी जो आपने आर्टिकल्स करने हैं।